हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्शन कमीशन का जो सेकंड पार्ट है उसको कवर करेंगे। इसमें इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। इसलिए इसमें इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलेंगे। साथ ही यूपीएससी के ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे ताकि यूपीएससी जो ऑप्शन में ट्रैप सेटअप करता है उसको समझते हुए चलें, ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को हम इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाएं और करेक्टली मार्क कर पाएं। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी की पॉलिटी के सिलेबस को हम चैप्टर वाइज क्यूआईक्यू की तरह कवर कर रहे हैं। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जिसे हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर के एंड में हम इस क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट देखेंगे उसको रिवाइज करेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन, हर एक लेक्चर के बाद हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी होता रहे। 2006 के क्वेश्चन है। अगेन क्या है क्वेश्चन दिया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप इन परसुएंस ऑफ ए डिफिनिट प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, यूपीएससी का एक हैबिट है, यूपीएससी का एक हैबिट है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसको घुमा फिरा के सेंटेंस देखिए क्या फ्रेम किया है। ऐसे क्या है, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप इन परसुएंस ऑफ ए डेफिनिट प्रोविजन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल इसमें वही पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल में एक आर्टिकल द्वारा वो सेटअप किया गया है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये बस सिंपल पूछा है। देखिए, इसलिए यूपीएससी के जो ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता होते भी ऑप्शन समझने में कठिनाई होती है, तो इसका ट्रैप समझा करिए। तो बस सिंपल इसको आगमन, अच्छा पूछा क्या है, अच्छा पूछा यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल द्वारा स्टेब्लिश किया, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पूछा है। देखते हैं। यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो हमें पता है कि यूजीसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, तो ये नहीं हो जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हमें पता है नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट के द्वारा बनाया गया है ना, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो जाएगा, है ना, ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन, यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हो जाएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हमें पता है ना, सीवीसी का एक एक्ट है, ठीक है, उसके द्वारा गवर्न होता है, तो ये स्टैट्यूटरी है, ये स्टैट्यूटरी है, ये स्टैट्यूटरी है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कौन हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने दे दिया है। अब हमें बताया कि ये जो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के पास सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए फ्री और फेयर कंडक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक प्लीनरी पावर होता है, रिजर्वायर ऑफ पावर होता है ये। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, और ट्रैप यही है, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है और उसको घुमा फिरा के इस तरह का स्टेटमेंट बना देगा कि लगेगा क्या पूछा है, तो हमें बस सिंपल उसको रिफ्रेम करना होता है क्वेश्चन को कि अच्छा पूछा क्या है, इन द सेंस, है ना, बस इसे उसका एसेंस समझना होता है। एसेंस समझ लेंगे तो करेक्ट मार्क कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 का क्वेश्चन है। अगेन क्या दिया है इसमें, देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट नहीं पढ़े, पहले पूछे कि पूछा क्या है, इसको पढ़ने के बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया हमने देखा, ये दिया है विच वेब आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन पढ़ना है। 4 स्टेटमेंट हुई, चारों में से कौन सा इसका फंक्शन है, कौन सा नहीं है, उसके आधार पर हमें करेक्ट मार्क करना है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री फेयर इलेक्शन, यस, अंडर आर्टिकल 324 इसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो पहला सही हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा, तो ये देखिए ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यस, अंडर आर्टिकल 325 ये मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, जितने भी इलेक्टोरल रोल होता है, अभी पता है ना, जैसे हमें पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसको कहाँ से पावर मिलता है इलेक्शन कमीशन को, इसी आर्टिकल से, क्योंकि ये इन्हीं का जो इलेक्टोरल रोल है, हमारे यहाँ जो हमारी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कहते हैं ना कि ट्रू इलेक्टोरल रोल इज ए बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, जो इलेक्टोरल रोल है वो हमेशा इंक्लूजन, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, ना इंक्लूजन एरर ना एक्सक्लूजन एरर। इंक्लूजन एरर क्या होता है, जिसको शामिल नहीं होना चाहिए वो शामिल हो जाए तो वो इंक्लूजन एरर हो जाएगा। एक्सक्लूजन एरर क्या होता है, जिसको नहीं शामिल होना चाहिए वो शामिल हो गया, या जिसको नहीं निकालना चाहिए इलेक्टोरल रोल से उसको निकाल दिया, एक्सक्लूजन एरर हो गया। इसलिए पता है कि हमेशा जो इलेक्टोरल रोल है वो ट्रू रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, जो हमारा वहाँ का वोटर्स हो। ठीक है, तो ये याद रखना, तो ये सेकंड भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। देखिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। गिविंग रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड allotting election symbol to political party and individual contesting the election, बिल्कुल किसमें है, ये इलेक्शन सिंबल है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर एक्ट है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने भी कोई मान लीजिए एक पार्टी है,
वो पार्टी के मान लीजिए पार्टी में कोई स्प्लिट हो गया, एक कुछ मिलकर कुछ मेंबर मिलके अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, तो ये इलेक्शन सिंबल किसको जाएगा? जैसे महाराष्ट्र में देखा था ना, महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र केस में हुआ था, उद्धव ठाकरे का जो इलेक्शन सिंबल था वो था। अभी जैसे वेस्ट बंगाल में देखेंगे तृणमूल कांग्रेस को चल रहा है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में महानिर्माण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना था, एमएनसी जो थी ना, वहाँ के उस पे था शिवसेना की जो पार्टी थी, शिवसेना की पार्टी थी, उसके डिस्प्यूट था। तो किस फ्रैक्शन को जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। इलेक्शन कमीशन का पावर है आरपी एक्ट 1951 में, और उसके बाद उसी एक्ट में एक ऑर्डर पास किया उन्होंने, इलेक्शन सिंबल एलोकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर है, ठीक है। तो ये तीसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। देखिए हमारा आंसर निकल आया, ठीक है, हमारा आंसर निकल आया। चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। प्रोक्लेमेशन एज अ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। देखिए तो ये क्या है, हमें पता ना, जो इलेक्शनल डिस्प्यूट होता है वो इलेक्शन पिटीशन के द्वारा जाता है। कहाँ पे जाता है? या तो हाई कोर्ट में जाता है या तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में किसका देखा था हमने? जो एमपी और एमएलए का होता है, एमपी का या एमएलए और एमएलसी का होता है, ये रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है इसमें, याद रखना है, ठीक है। तो चौथा गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि ईसीआई जो है उसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता। फाइनल वर्डिक्ट किसके पास होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में किसका? एमपी हो चाहे एमएलए का केस हो, ठीक है, एमपी एमएलए या एमएलसी का केस हो, इसमें होता है। और सुप्रीम कोर्ट में किसमें जाता है? वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, ये याद रखना, वो भी इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे दिया है 2003 का क्वेश्चन है, क्या दिया है देखिए, फिर वही क्वेश्चन इस टाइप का आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के स्टेटमेंट इतना ब्रॉड बना दिया कि ऐसा लगता है क्या पूछा है, लेकिन देखिए क्या पूछा, क्या है समझिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक ए रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट ओपिनियन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ constitutional validity of election commission decision on डिफरिंग द गवर्नर गुजरात असेंबली इलेक्शन, ठीक है। देखिए क्या दिया है हमें, अभी पिछले बार हमने जो जुडिशरी क्वेश्चन किया था तो आर्टिकल 143 पढ़ा था। इसको क्या पढ़ा था? ये बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल। अभी हमने देखा ना कि न्यूज में था, तमिलनाडु गवर्नर केस के बाद जो प्रेसिडेंट थे हमारे, करंट प्रेसिडेंट है, 15 क्वेश्चन पूछे थे इसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के भेजा था। फिर हमने ये भी देखा था आर्टिकल 145 होता है। ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही जब भी कोई प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में अगर कोई मांगते हैं कोई रेफरेंस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, मिनिमम 5 मेंबर होते हैं, वही उनको जजमेंट देता है, वही उनको देता है। हमने ये भी देखा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट वो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देता है, ये हाई कोर्ट के अंदर पास नहीं होता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। दूसरा, प्रेसिडेंट इनके बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, ये एडवाइजरी होता है, एडवाइजरी नेचर बाइंडिंग नहीं होता है। तीसरा हमने देखा था दो तरह के होता है, एक होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू गिव हर एडवाइज, उनको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं, जैसे कोई पब्लिक इंटू इंपॉर्टेंस हो गया, कोई लॉ, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ एराइज हो गया, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखना है। इतने सारे प्रोविजन याद रखना है। तो सिंपल यही क्वेश्चन पूछ रहा है। उस साल में देखिए 2002 में हुआ था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल वही पूछा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है उसको रेफरेंस किस किस आर्टिकल में करते थे? अंडर आर्टिकल 143। तो उस साल हुआ था, जिसे हमें पता था 2002 में गुजरात में रॉयट हुए थे। तो पोस्ट रॉयट के बाद हमारा इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि इस समय इलेक्शन कराने लायक अभी माहौल नहीं है, उसको पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद, लेकिन हमें पता है ना कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हमारा 79 में पार्लियामेंट का, और हमारा लगभग 79 में 81 में पार्लियामेंट का, फिर उस ऐसे ही एक सब्सिक्वेंट प्रोविजन है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का कि दो लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट सुप्रीम इसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो पोस्टपोन कर सकता है, अगर ना अंडर आर्टिकल 340-24 में इसके अंदर पावर है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट, हमारे उस समय जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे प्रेसिडेंट उस समय? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे उसमें। तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये याद रखना है हमेशा, किस आर्टिकल में है? 143।
ये आर्टिकल हमने पता है, हमें याद होना चाहिए, क्या है, कंप्लीट जस्टिस वाला प्रोविजन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कंप्लीट जस्टिस डिलीवर कर सकता है, ये हमने देखा था, ठीक है। और वो 145 हमने देखा था, ये क्या है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये सब इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो यही आर्टिकल हुए होगा, और यही केस बैकग्राउंड हमने बता दिया। ये देखिए, ये 174 में डिस्प्यूट है, 174 और 320 में जब वो होता था, डेडलॉक हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया था, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया था, ठीक है। तो ये याद देखिए, इसमें क्या है कि आर्टिकल से क्वेश्चन उठाया, लेकिन करंट से इंस्पायर होकर क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही जिस समय जो करंट में न्यूज चलता रहता है, उसका जो जिस समय प्रेसिडेंशियल डिफरेंस इस बार भी न्यूज था, तमिलनाडु गवर्नर का केस इस बार भी न्यूज था, इलेक्शन कमीशन का हमेशा न्यूज में रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस पे हियरिंग भी चल रहा है, ठीक है, तो हमेशा भी न्यूज रहा है। इससे इस तरह के जितने भी करंट के न्यूज हैं, आपको पता होना चाहिए, वहां से इंस्पायर्ड होके स्टैटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन क्या है, 2002 का क्वेश्चन क्या है, करेक्ट पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। क्या है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमीशन एंजॉय इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरी। देखिए, यहाँ तक स्टेटमेंट सही है पूरा, लेकिन यहाँ के बाद गलत हो गया, क्यों, हमें पता है, हमें अभी पढ़ा था 324 में जो होता है इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी होता है, अभी 3 मेंबर बॉडी है, जो प्रेसिडेंट समय समय पर डिसाइड करते हैं कितने मेंबर बॉडी रहेगी। तो जो 3 मेंबर बॉडी है, तो उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, अलग अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं ना, ये सारे के सारे इक्वल पावर एंजॉय करते हैं, ठीक है, इक्वल पावर और इक्वल सैलरी, इक्वल इक्वल अलाउंस एंजॉय करते हैं, याद रखना, बस एक ही डिफरेंस होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इक्वल सैलरी होता है, ठीक है, अनइक्वल नहीं होता, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए ये गलत, ये गलत, ठीक है। 50% चांस हो गया हमारा। देखिए एग्जाम में दूसरा हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरा बिल्कुल सही है, तो हमें यहाँ समय बचाएंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इंटाइटल टू द सेम सैलरी एज इन प्रोवाइडेड एज ए टू ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है। हमें पता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, कितना सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है, ठीक है। और उनको उन्हीं ग्राउंड पे और उन्हीं प्रोसीजर द्वारा हटाया जा सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, दूसरा तीसरा ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि और ग्राउंड क्या होता है इनका, 2 ही ग्राउंड होते हैं, क्या एक प्रूवन मिसबिहेवियर और एक वो होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, यही 2 ग्राउंड है, और सेम प्रोसीजर यही दोनों, इस पे दोनों हाउस द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पास होगा, ठीक है। एक हाउस एक हाउस जो है चार्ज फ्रेम करेगा, दूसरा उसका चार्ज को प्रोसिक्यूट करेगा। फिर दोनों हाउस जब उनको एक ही सेशन के अंदर जब उसको प्रेसिडेंट को एड्रेस करके करेंगे, तब प्रेसिडेंट जाके रिमूव करेंगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा तीसरा ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चौथा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज 5 ईयर। हमें पता है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, हमने देखा था ना, वो कितना होता है, लगभग 6 ईयर होता है, 6 ईयर, और या तो 65 ईयर एज होता है, याद रहिए, यूपीएससी के मेंबर होता है, सीएजी होता है, और हमने ये इलेक्शन कमीशन देखा, इतने सारे के सारे 6 ईयर और 65 ईयर है, तो ये याद रखना है आपको। 5 ईयर नहीं है तो गलत हो जाएगा, 62 ईयर नहीं है, 65 ईयर है, चौथा गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत सारे फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमेशा यही याद रखना है कि जो सीईसी जो होते हैं और इलेक्शन कमीशन में, इनमें यही याद रखना है कि इनके सारे के इक्वल पावर होते हैं, इक्वल सैलरी वगैरह अलाउंस वगैरह मिलते हैं, और इनका जो सपोज दैट कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए 3 मेंबर बॉडी है, कोई डिसीजन लेना है, तो इसमें सीईसी के पास कोई कास्टिंग वोट नहीं होता, कोई वीटो नहीं होता, ये क्या है, मेजोरिटी से डिसाइड होता है, 2:1 से डिसाइड होता है, ये याद रखना आपको, ये चीज, ये प्रोविजन हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये हमने दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन एंजॉय इक्वल पावर इन डिसीजन मेकिंग, है ना, और ना, और इक्वल सैलरी इक्वल अलाउंस होता है, ठीक है। और ये 6 साल के होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सीएजी हो गया, यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन देखा, ये सारे सब होता है ऐसे ही। तो ये कितने होते हैं, ये 6 ईयर के लिए होते हैं, याद रखना, 6 ईयर या 65 ईयर विच इज अर्लियर, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, 2002 का क्वेश्चन है,
क्या दिया है देखिए, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, कभी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन इग्नोर करते हैं, लेकिन यूपीएससी कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। स्पेशली जिस साल हमारा जनरल इलेक्शन हुआ हो या किसी स्टेट में जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन हुआ हो, तो हमें याद रखना है ये चीज कि वहां से तुरंत उठा के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें क्या पूछा है, अब इसमें क्या पूछा है, इन द केस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा इलेक्शन के बारे में पूछा है। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड एससी एसटी कैटेगरी। देखिए हमें पता है ना, हमें पता है कि जैसे कि हमको सोचते हैं ना कि जो नॉन सीरियस मेंबर हैं वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो सके, ठीक है, क्योंकि वो होता है ना, अगर सब कोई खड़ा हो जाएगा, टॉम डिक हैरी कोई भी खड़ा हो जाएगा, तो कितना प्रोसेस इतना लेंदी हो जाएगा। इसलिए जो नॉन सीरियस स्टूडेंट जो मतलब कैंडिडेट होते हैं, उनको उनको क्या होता है, डिमोटिवेट करने के लिए कुछ प्रोविजन रखा गया है। तो इसमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है। तो जो जनरल कैंडिडेट है और एसटी और एसटी कैंडिडेट के दोनों के लिए अलग होता है। तो जो लोकसभा होते हैं, इस समय तो देखिए, इस समय हमारे पास लगभग 25,000 है। इस समय लगभग हमारे पास 25,000 है और एससी एसटी के लिए लगभग 12,000 है। उस समय के हिसाब से हमारे पास ये 10,000 और 5,000 का आंसर ठीक था कि हाफ ऑफ होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको प्रोविजन याद होना चाहिए। अभी कितना 2010 के बाद बदला है, 2010 के बाद अभी ये लगभग 25,000 लोकसभा में होता है और जनरल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 12,000 का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उस समय के हिसाब से 2002 के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 10,000, लेकिन आपको करंट अभी याद रखना है। कितना याद रखना है, ये याद रखना है 25,000 और 12,000। और अभी आगे भी देखेंगे, देखिए 25,000 और 12,000 ये लोकसभा के लिए है। राज्यसभा के लिए, स्टेट असेंबली के भी याद रखना है, ठीक है। क्या है, राज्यसभा के बराबर है स्टेट असेंबली का प्रेसिडेंट। ये तीनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया तो दोबारा अब ये नहीं पूछेगा, दोबारा ये पूछेगा ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर राज्यसभा का पूछेगा या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का पूछेगा। तो आपको ये तीनों फैक्ट पता होना चाहिए और ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पता होना चाहिए कि क्यों होता है जमा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वन सिक्स ऑफ द टोटल वैलिड वोट जितने होते हैं, देखिए टोटल वोट नहीं है, टोटल वैलिड वोट, कुछ वोट ऐसे होते हैं जो इनवैलिडेट कर देता है इलेक्शन कमीशन काउंटिंग के समय। तो जितना भी टोटल वैलिड वोट होते हैं, उनके वन सिक्स अगर किसी ने अगर सिक्योर नहीं किया, तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको वापस नहीं मिलता। उसको कहा जाता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है, जमानत जब्त हो जाता है उसका। ये याद रखना है, ठीक है। और हमेशा ये जानना है क्यों होता है ये नॉन जो फ्रीवियस कैंडिडेट होते हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं, उनके उनको डिमोटिवेट करने के लिए, डिमोरलाइज करने का और इलेक्शन प्रोसेस को उसको सैंक्टिटी बरकरार रखने के लिए, स्पीडनेस बरकरार रखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 4 स्टेटमेंट दिया, देखिए करेक्ट पूछा। देखिए उस समय भी इस तरह के 4-4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन देखिए 2001 में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्वेश्चन दिया है। हमने पता है ना, अभी देखा था पिछले लेक्चर में क्वेश्चन आया था कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं था, लेकिन हमारा हमारा 10th शेड्यूल जब हमने जोड़ा, 10th शेड्यूल जोड़ा तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने जब जोड़ा था, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र आता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। 2025 में क्वेश्चन आया था इस पे। क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्वेश्चन दिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, ये आरपीए एक्ट में होता ना, जिसे हमने पता है दो तरह के आरपीए एक्ट हैं, 1951, 1950, 1951। 50 में क्या है, इलेक्टोरल रोल कैसे प्रिपेयर होना है, वोटर से रिलेटेड जो मैटर है, और कितने सीट किसी स्टेट को कितने सीट एलोकेट होंगे, ये सब आरपीए 50 में दिया है। 51 में दिया है जो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन है, जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, आरपी एक्ट से इससे गवर्न होता है। तो क्या दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 19 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ठीक है, ये याद रखना है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के पास पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने का पावर होता है, ये याद रखना है आपको। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैरिड आउट बाय इलेक्शन कमीशन। यस, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमने बताया था ना, इलेक्शन सिंबल एलोकेशन और रिजर्वेशन ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके 1968 का ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग उसमें होता है, ये भी याद रखना है। जैसे पेरेंट एक्ट हो गया, एक्ट से एक ऑर्डर पास हुआ है, तो उस ऑर्डर से वो गवर्न होता है, तो ये याद रखना। दूसरा भी ठीक है। तो देखिए इसमें करेक्ट गलत मार्क है, तो देखिए ये अब देखिए दूसरा चौथा देखिए बिल्कुल ठीक है। चौथा एग्जाम में रहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, हम तीसरा पढ़ते हैं। ए नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट। ये बिल्कुल फैक्चुअल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी इलेक्शन कमीशन का मैंडेट होता है, किसको नेशनल पार्टी गवर्न कहे, किसको रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी है। तो अगर कोई 4 या 4 या 4 अधिक से अधिक राज्यों में अगर वो स्टेट पार्टी होगी तो नेशनल पार्टी होगी ही। ये भी फैक्चुअल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द
99th जनरल इलेक्शन देयर वर 6 नेशनल एंड 48 स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। देखिए उस साल का स्टेटमेंट है, लेकिन देखिए 3 तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पूछ दिया है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन से पूछ दिया, ये एक करंट अफेयर का फैक्ट डाल दिया। तो उस साल करंट अफेयर है, वो बिल्कुल ठीक है उस साल के लिए। और अभी भी हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 6 नेशनल पार्टी हैं, ठीक है? आगे देखें क्वेश्चन में, अभी भी हमारे पास 6 नेशनल पार्टी है। 48 हमारे पास कितने स्टेट पार्टी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी करंट में कितने स्टेट पार्टी है हमारे पास, उसका हमें नंबर बताइए। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट आपको हो सकता है अगले स्टेटमेंट में पूछ दे, ठीक है? याद रखना है आपको। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट इसका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? चारों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है? तो चार देखिए फैक्चुअल स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत अच्छे स्टेटमेंट है, ठीक है? तो ये हमने दे दिया है। अब ये उस साल के लिए फैक्ट ये था, इस साल के कितने हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है? और यही देखिए, ये अंडर सेक्शन 29 ए आप देख पाए ना, तो ये हमें एक फैक्ट याद रखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? आरपी एक्ट 1951 में होता है। और किसमें, किस एक्ट के थ्रू? सेक्शन किसके थ्रू? सेक्शन 29 ए, ठीक है? सेक्शन 29 ए। और हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन के पास डी रजिस्टर करने का पावर नहीं है। तो ये डिमांड हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ना डी रजिस्टर के पावर दिया, क्योंकि बहुत सारे देखेंगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती हैं, उनको बहुत सारे ना अगर डोनेशन वगैरह मिलता है, टैक्सेशन से उनको एग्जेम्पशन मिलता है। तो बहुत सारे इस तरह के कोई मतलब उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तो बना लेती है, लेकिन एग्जिस्टेंस में रियल में कोई उनको मैंडेट नहीं मिलता है। रियल में कोई उनका कोई इलेक्शन भी नहीं होता, इंटरनल पार्टी इलेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है? तो इस तरह के कुछ सुप्रीम कोर्ट या इसमें हमारे जो एक्सपर्ट सर्किल है उसमें बहस होता रहता है कि इलेक्शन कमीशन को डी रजिस्टर का भी पावर दिया जाए, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? अगेन करेक्ट मार्क करना है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट मार्क करना है। देखिए उस तरह के बड़े-बड़े को 1996 में इस तरह क्वेश्चन आए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इलेक्शन लॉ बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है? उस समय का देखिए आरपीए आरपीए एक्ट 1950 और 51, ठीक है? 1951 इसमें कोई भी अमेंडमेंट एक्ट होता है या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आता है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। क्योंकि पता है ना, फ्री और फेयर इलेक्शन हमारा हमारा क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है? हमारे पास कहाँ-कहाँ जाता है, जैसे हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन इज ए बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो इसका मैंडेट किसको दिया गया है? इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका जो मैंडेट वही है कि जो इलेक्शन कराए, फेयर इलेक्शन कराया है ना? इसलिए इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो हमारा जो होता है ना इलेक्शन की सैंक्टिटी, जैसे हमारा कहा जाता है ना, अगर आप 75 ईयर का हमारा जो रिपब्लिक है, अगर उसका अचीवमेंट देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि हम ना डेमोक्रेटिक रूट है ना बहुत स्ट्रांग हो गया है, ठीक है? हम लोग डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है बहुत एम्पावर्ड है। तो जब भी तो इसलिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और भी बहुत सारी कंट्री में जाता है वो इलेक्शन वगैरह फ्री और फेयर कंडक्ट कराने। लेकिन जब इसकी सैंक्टिटी पे कभी कोई क्वेश्चन आता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? ये याद रखना है आपको। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट इसके बैकग्राउंड में। एनी कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ द इंसल्टिंग टू द नेशनल Indian national flag or the Constitution of India shall entail disqualification for contesting election to the Parliament State Legislature for the 6 year for from the date of conviction। ये बिल्कुल ठीक है, हमें पता है ना, जो आरपी एक्ट है उसका सेक्शन 8 है, वहां से गवर्नर होता है डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें है कुछ ऐसे एक्ट है ना, जैसे नेशनल प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट है। उसमें अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, अगर वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे नेशनल एंथम को, हमारे नेशनल एंथम को और हमारे फ्लैग को अगर उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए पकड़ा पाया जाता है, तो उनको 10 मतलब उनको 6 साल के लिए इलेक्शन से बॉयकॉट कर दिया जाता है। याद रखना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, ठीक है? There is a increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to the Lok Sabha। बिल्कुल समय-समय पे हमने बताया 2002 में, देखिए 2010 में बदला गया। पहले क्या था? पहले हमारे पास 10,000 था लोकसभा के लिए, एससी जनरल के लिए, एससी-एसटी के लिए 5,000 था। लेकिन अब लगभग 25,000 जनरल के लिए हो गया है, एससी-एसटी के लिए 12,000। तो ये इंक्रीज किया गया है, बिल्कुल ठीक है। A candidate cannot now stand for election for more than one parliamentary constituency। ऐसा है क्या? हमें पता है ना, मोर देन वन नहीं है, ठीक है? तो ये डिमांड तो हो रही है, लेकिन अभी तो 2 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए तीसरा गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बड़ा आंसर निकल आया।
ठीक है? तो ये याद रखना है। चौथा एग्ज़ाम में रहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, समय बचाएँगे, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं। नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटर मांडेड ऑन द डेथ ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 का आंसर हो जाएगा 1 2 4 1 2 4, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है? आगे देखते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो आरपी एक्ट में जो ये प्रावधान है कि अगर अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया इसमें, इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है, ऐसे ही है उसमें है ना, क्या कहते हैं उसको, सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है ना, एससी एसटी वगैरह का एससी एसटी एक्ट है, ठीक है, अनटचेबिलिटी वगैरह है। अगर इसे कोई प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया ना, या ये वो हमारा प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट है, इस सब में अगर कोई प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया तो उनको सीधे सीधे 6 साल के लिए डिस्कालीफाई कर दिया गया है, याद रखना है। अब हमने देखा था एक सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 था, उसमें क्या था, किसी को 2 साल से ज़्यादा अगर कन्विक्शन हो, ज़्यादा कन्विक्शन हो, तो जितना साल के लिए कन्विक्शन होता है प्लस 6 ईयर, ठीक है? प्लस 6 ईयर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। हमारे यहाँ अभी बात हो जा रही है कि इनको परमानेंट किया जाए। एक बार कोई कन्विक्ट हो गया ना, दोबारा उनको क्यों मैंडेट दिया जाए कि वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन सके? क्योंकि एक बार मौका दिया, उन्होंने करप्शन में इंडल्ज हुए, दोबारा उनको मौका क्यों दिया जाए भाई? ठीक है? तो ये बात हो रही है, लेकिन अभी प्रावधान पूरा नहीं है, 6 साल का है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपने। डिस्क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 1997 का क्वेश्चन क्या है? एसेशन रीजन पूछा है, ठीक है? तुम्हें पता है ना, एसेशन रीजन जो क्वेश्चन होता है, उसमें काज और इफेक्ट वाला रिलेशनशिप बैठाते हैं कि एक स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है, उसके बीच में बिकॉज़ पढ़ते हैं। ये ठीक है, क्यों ठीक है? ये का क्या एक्सप्लेनेशन आ रहा है क्या? इसके बैकग्राउंड में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो ऐसे जब पढ़ते हैं तो हमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या दिया है? The reservation of 33% of the seat for the women in parliament and state legislature does not require constitutional amendment. अब तो पता होना चाहिए सबको क्या है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। जब हमारे पास पता है ना कि जो हमारा पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें 1/3 जो सीट है, 15 ईयर के रिजर्वेशन हुआ, तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो गया, ये तो पार्लियामेंट का जो हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का, ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, इसलिए हमारे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, ये याद रखना था। पहला गलत हो जाएगा, हमें पता है एसेशन रीजन में एक गलत हो जाता है, आंसर मानना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम सीधे आंसर मार्क करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन एलोकेट 33% ऑफ द सीट दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। को देखिए क्या दिया है, पॉलिटिकल पार्टी हो कोई, चाहे तो 100% सीट किसी को दे दे, सारी महिला कैंडिडेट को, है ना, वीमेन कैंडिडेट को खड़ा कर दे, ठीक है? उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, वो तो उनका इंटरनल पार्टी डिसीजन है। उनका जो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में, उसमें डिसाइड होता है। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी कितने का करें। इसलिए कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है, अब देखेंगे कि उनको बहुत सारे ये वीमेन कैंडिडेट को ये करते ही नहीं है, ठीक है? अगर ये फाइल करें तो वीमेन कैंडिडेट बढ़ चढ़ के हमारे लेजिस्लेचर में वीमेन कैंडिडेट का जो पार्टिसिपेशन वो बढ़ता रहे, ठीक है? तो याद रखना था आंसर। और हमें पता है कि जो 17th लोकसभा है और 18th लोकसभा, इसमें देखेंगे वीमेन एमपी जो है, वीमेन एमपी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हुआ है, ठीक है? कितना था, लगभग लगभग पहले 14% था, और वो करके 13 पॉइंट समथिंग हो गया है, तो कुछ कम हुआ है, ये याद रखना है आपको, एज ए ट्रेंड आपको याद रखना है, क्योंकि मेंस में ये हमेशा हमें कोट करना पड़ता है, ठीक है? और देखेंगे कि जब अगर इस तरह से देखेंगे तो 1950 से लेके अभी 2026 तक देखेंगे, वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन पहले बढ़ा है, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर डिक्लाइन, ऐसे इस तरह का ट्रेंड है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो आगे याद, ठीक है? ये आर्टिकल देखिए आपको याद रखना है कि इसमें वही है कि द रिजर्वेशन सीट हैव द वीमेन इन द कैंडिडेट। इसमें कौन सा आर्टिकल में बदलाव होगा? आर्टिकल 81 आर्टिकल, इसमें क्या है, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा हमारे जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना ही पड़ेगा, ठीक है? इसलिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया भी गया था, ठीक है? ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टेक प्लेस इन, देखिए हमें क्या है कि देखिए हमें क्या होता है, हमें इसे पता था आपको, आगे भी बताते हैं कि जब भी कोई गवर्नेंस का टॉपिक है ना, जैसे हमने देखा था स्पीकर का क्वेश्चन है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जैसे हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, जैसे हमें पता है ना, इलेक्शन में देखेंगे हमारा जो इलेक्शन होता है वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है, उसमें मनी पावर, मसल पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है।
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता जा रहा है, ठीक है? वीमेन एमपी की जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल कम है। मार्जिनल एससी, एसटी के जो हैं, उसमें देखेंगे उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई उसमें लीडर निकल के नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जो इश्यू है ना, तो ओवरऑल जो और भी कंट्री हैं, जैसे जो और भी लिबरल कंट्री है, वहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिस क्या हो रहा है? उसको भी जानना होता है। तो एज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट हमें पता है कि जैसे कि हमें पता है कि अभी क्या है ना कि सपोज़ दैट कोई जो बहुत अच्छे जो क्लीन छवि के कैंडिडेट हैं, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो पब्लिक स्पिरिटेड हैं, लोग जनसेवा की उनके अंदर भावना है, तो वो क्यों क्यों नहीं खड़ा हो पाता है? क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट कराना ही, इलेक्शन जीतना ही इतना पैसे का उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। इसलिए हमारे यहाँ जलता है, हमारे बताया ना इंद्रजीत गुप्ता कमिटी ने बताया था, क्या बताया था कि हमारे यहाँ जो है कि हमारे यहाँ इंद्रजीत गुप्ता कमेटी और दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कुछ ऐसे ही कहा था इसी लाइन पे कि हमारे जो इलेक्शन हो वो पार्शली फंडेड हो, स्टेट फंडिंग हो। एटलीस्ट कम से कम कैश ना दिया जाए तो इन काइंड में जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट मशीनरी जो होती हैं तो उनको प्रोवाइड किया जाए। जैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको, सारे कैंडिडेट को, ठीक है? चाहे पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, या कोई पुअर हो, चाहे रिच हो, ठीक है? चाहे कोई जनरल कैंडिडेट का हो, चाहे एससी-एसटी का हो, सबको एक तरह से इक्वल फुटिंग पे मिले। तभी तो हमारा डेमोक्रेसी इंक्लूसिव हो पाएगा ना, तभी तो हमारा गवर्नेंस इंक्लूसिव हो पाएगा, तभी तो हम एक्चुअल रूप में सबका साथ, सबका विकास इंश्योर कर पाएँगे, ठीक है? तो ये प्रोविज़न अभी कहाँ चलता है? ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया में है, ये जर्मनी में प्रावधान है, ये याद रखना है आपको। और मेंस के लिए आपका एक की पॉइंट हो गया, मेंस के लिए आप इसको कोट कर सकते हैं, कि जैसे जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में होता है कि वहाँ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होता है फॉर द कंडक्ट ऑफ फ्री और फेयर इलेक्शन। क्यों? क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन क्या है? हमारा डेमोक्रेटिक मैंडेट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है? और हमारा लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, फ्री, फेयर और रेगुलर इलेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। ये पढ़ सकते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है? 1997 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? अच्छा, देखिए दिनेश गोस्वामी कमेटी, फिर वही देखिए आप, मैं बताएं इलेक्टोरल रिफॉर्म से जितने भी कमेटी हैं आपको कुछ पता होना चाहिए, तो उसमें मोटा मोटा 3-4 कमेटी होना चाहिए। जैसे एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो गया, एक ये हो गया दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गया, एक अभी जो बना है रामनाथ कोविंद कमेटी, है ना? रामनाथ कोविंद कमेटी बनाया गया है। ऐसे ही एक बोहरा कमेटी है, रोबरियो कमेटी है, ठीक है? ये सेकंड एआरसी का जो रिकमेंडेशन है, ये सब रिकमेंडेशन आपको याद होना चाहिए। तो मोरल है उस समय ये सब सारे सीरियस कैंडिडेट जो भी मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना मेंस में हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत बड़ा मुद्दा है और हमेशा चलता रहता है, ठीक है? तो ये इस पे आर्टिकल भी आते रहते हैं और ये यूपीएससी प्री मेंस सब में पूछा जाता है, ठीक है? तो दिनेश देखिए प्री में क्वेश्चन पूछा है, कमेटी से पूछा है, क्या है इस समय का कमे इसका रिकमेंडेशन क्या था? इसका यही था कि गवर्नमेंट फंडिंग या पार्लियामेंट्री इलेक्शन, इसी को स्टेट फंडिंग बोलते हैं, ठीक है? ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ये इसका रिकमेंडेशन था, ये याद रखना है। ये हमने दे दिया है, ये इसका दिनेश गोस्वामी कमेटी का उस समय का ये एक्चुअली उस समय वो मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस थे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, वीपी सिंह गवर्नमेंट के हैं। लेकिन हमें ये याद रखना कि अभी उनके कौन-कौन से प्रोविज़न देखिए बहुत सारे इनके प्रोविज़न ना हमारे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन कुछ प्रोविज़न जैसे हमने ये देखा है कि ये जो इन्होंने ये भी रिड्यूस किया था कि जो एमएलए वगैरह का है, जैसे हमें पता है ना पंचायत में इलेक्शन के लिए कितना है 21 एज है, लेकिन एमएलए वगैरह के लिए 25 एज है। लेकिन हमें पता है कि वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री, यंगेस्ट डेमोग्राफी हमें पूरे वर्ल्ड की, हमारा 35% पॉपुलेशन जो है 65% से नीचे है। तो ये उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारा जो लेजिस्लेचर का जो प्रोफाइल है उसको यंगर बनाने के लिए मिनिमम एज उसको 21 कर दिया जाए। ये याद रखना है आपको। आगे ये याद रखना है कि डिस्क्वालिफिकेशन जिसे हमें पता है ना कि अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, चाहे हमारा स्पीकर हो गया, चाहे चेयरमैन हो गए, वो डिसाइड करते हैं 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ में। लेकिन हमें पता है कि वो उनके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम लिमिट कोई फ्रेम नहीं है और हमें पता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके कंडक्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि वो फ्री और फेयर कंडक्ट नहीं होता है। इसलिए उस समय भी बताया और आज भी ये चलता है कि इनसे ये पावर लेके या तो इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड करें इलेक्शन कमीशन के बाइंडिंग रिकमेंडेशन पे कि प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, एमपी के लिए प्रेसिडेंट हो, गवर्नर के एमएलए के लिए गवर्नर हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा बाउंडिंग करे, जैसे कब होता है जब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला पद होता है तो उसमें ऐसा ही होता है प्रोविजन, ऐसा ही कर दिया जाए या तो कोई इलेक्टोरल कोई हमारे पास ट्रिब्यूनल बना दिया जाए
ठीक है, जिस तरह के डिस्प्यूट को इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेटअप करके वो डिसाइड करे, ठीक है, तो ये याद रखना है। ये दो ये आपको सजेशन इसका याद रखना है, मेंस में कोट करने के लिए आएगा। बाकी मोटा मोटा हम लोगों ने वो कर लिया था। और ये भी याद रखना है कि पार्शियल स्टेट फंडिंग था, फुल स्टेट फंडिंग नहीं इन्होंने रिकमेंड किया था। पार्शियल मतलब इन काइंड जो होता है, जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी मशीनरी होती है ना, उनको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 1995 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। देखिए इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड वो कितने सारे क्वेश्चन है कि इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें याद रखना है इलेक्शन पढ़ते क्या दिया है, रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। ऐसा नहीं है, रिकमेंडेशन कौन करता है? हमें पता है ना, फ्री फेयर इलेक्शन करना है, फ्री फेयर इलेक्शन करना है, तो हमें क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, किसके लिए? चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी से लड़ा हो, सबके लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। तो इसीलिए हमें कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड करता है। उसको रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन करते हैं प्रेसिडेंट को, और इन द जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, और गवर्नर करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन करता है, और ये इनको बाइंडिंग होता है, ये इनको मानना ही होता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ये याद रखना है। इस तरह का होता है, इसमें गवर्नमेंट रिकमेंडेशन नहीं करती है, ठीक है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन इज इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री। नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देता है, बिल्कुल ठीक है, हाँ स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट इशू करते हैं एमपी के केस में, जनरल असेंबली लोकसभा, और गवर्नर इशू करते हैं किसमें? जनरल असेंबली असेंबली के चुनाव में, ठीक है। तो याद रखना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन इज मेड बाय इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल ठीक। एंड नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और हमेशा याद होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हमेशा याद रखिए कि जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। और किस दिन हमारा क्या होता है कि जो उसका रिकमेंडेशन होगा कि नोटिफिकेशन करने के लिए इलेक्शन कमीशन भेजता है, किसको भेजता है? प्रेसिडेंट को भेजता है, गवर्नर को भेजता है। अगर स्टेट में इलेक्शन है तो ये गवर्नर को भेजेगा, जनरल इलेक्शन है लोकसभा का, प्रेसिडेंट को भेजता है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर, दे सेल एक्ट, दे आर बाउंड ऑन दैट डिसीजन, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, जिस दिन से इलेक्शन नोटिफिकेशन आता है, इलेक्शन शेड्यूल वो हमारा अनाउंस होता है, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा इन्फोर्स हो जाता है, ठीक है। और कब तक इन्फोर्स रहता है? जब तक हमारा हमारा जो फाइनल जो वो आ जाए, हमारा जो इलेक्शन कंक्लूड होने के और 48 घंटे बाद, ये याद रखना है। ये भी आपको एक्चुअल प्रैक्टिस याद होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। ये हमने दे दिया है, ठीक है, कि कौन इश्यू करता है अंडर वही आरपी एक्ट में कौन करता है। प्रोसेस होता है, इलेक्शन कमीशन बिगिन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड टू द डेट, और डेट रिकमेंड करता है कौन? इलेक्शन कमीशन। और गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होते हैं, पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होता है रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए, नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ये आपको प्रोविजन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी नहीं पता था इस तरह का डीप क्वेश्चन यूपीएससी उस समय पूछ सकता है, सोचिए। ठीक है, आज भी बहुत सारे बच्चों को इस पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इज आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। फिर याद आ गया ना, हमें पता है अभी क्या है, करेंटली आपको करंट का याद आना है, उस समय पूछा होगा। अब आज भी, आज का इसलिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन उस समय देखिए पूछे है ना, कौन सा नेशनल पार्टी है, स्टेट का तो नहीं पूछेगा, लेकिन मोटा मोटा स्टेट का पता होना चाहिए। पूछा है, पूछ देगा कि इसमें से मान लीजिए किसी आपके पर्टिकुलर स्टेट में कोई इलेक्शन हुआ, तो उसमें स्टेट में कौन नेशनल पार्टी है, कौन स्टेट इलेक्शन स्टेट पार्टी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। ये याद रखना था। अभी कितना है? 6 है। इसमें 6 में चारों नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दी आंसर हो जाएगा। और हमें देखिए इसमें अभी कौन कौन से 4 है, देखते हैं अभी कौन से हमारे पास 6 हैं। नेशनल पार्टी हमें याद होना चाहिए, नेशनल पार्टी हमें याद होना चाहिए। हमें पहला तो हो गया भारतीय जनता पार्टी, दूसरा होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, तीसरा कौन सा होता है? सीपीआई होती है, कांग्रेस पार्टी होती है, मार्क्सिस्ट हो गया, ठीक है, मार्क्सिस्ट है, याद रखना है। माओइस्ट नहीं है, मार्क्सिस्ट है, ठीक है, ये लीगल पार्टी है। चौथा कौन सा हो जाएगा? हमारे पास एक होता है आम आदमी पार्टी हो गया, ठीक है। एक हमारे पास आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, ये याद रखना है। ये भी हमारा नेशनल पार्टी है।
लास्ट में हो जाता है बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये अभी करंटली में 6 नेशनल पार्टी हैं, ये याद रखना है। और समय-समय पे ये लिस्ट बदलता रहता है, तो करंट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जिस साल इलेक्शन हो, उस साल तो पता ही होना चाहिए। और स्पेशली किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये जो दर्जा है उसको छीना गया या उनको नया पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज़ किया गया, उस साल तो बहुत इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। और खास करके देखेंगे ना, अगर आपके स्टेट इलेक्शन में कोई इलेक्शन हो गया हो तो उससे हमारा इंटरव्यू वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कितना अवेयर है, आपको ना पॉलिटिकली कितना अवेयर है पर्सन आप, ठीक है। फाइनल लेक्चर कंप्लीट हुआ, हम फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और भी जितने कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, क्योंकि पता है यूपीएससी क्या करता है, ट्रेडिशनल एरिया तो एग्जॉस्ट हो गया है, तो वो कुछ एरिया ऐसे बचे हुए हैं जिसपे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो उसको भी रिवाइज करना मस्ट है, ठीक है। देखते हैं, हमें बताया ना, जो फ्री फेयर इलेक्शन होता है, फ्री फेयर इलेक्शन वो क्या है, वो बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है क्या, कि वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होता है कि फ्री फेयर और रेगुलर इलेक्शन होना ही चाहिए, और इसको किसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंडेट है, ठीक है। ठीक है, और हमें बताया कि अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के पास रिजर्वायर ऑफ पावर है, प्लीनरी पावर है, मैक्सिमम पावर है। इसकी इस आर्टिकल को इन्फोर्स करके वो फ्री फेयर इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो इलेक्शन पिटीशन होता है, उस इसके इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं होता है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। हाई कोर्ट में देखा था एमपी और एमएलए के केस में, सुप्रीम कोर्ट में देखा था हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। तो जो वो द और वो चैलेंज सिर्फ जो भी इलेक्शन के रिजल्ट होता है, वो चैलेंज होता है सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू, और उसका जो फाइनल वर्डिक्ट आता है वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन उसको डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। ये याद रखना है। हमने बताया कि जो रिजर्वेशन है सीट का, जिसे हमें पता है ना कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या जो पार्लियामेंट होता है, उसमें क्या पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा में, आप लोअर हाउस में सिर्फ होता है, अपर हाउस में नहीं होता रिजर्वेशन, याद रखनी है। और किसके लिए होता है, सिर्फ और एससी और एसटी के लिए होता है। ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये याद रखना है। अभी 106 में हमें क्या किया गया है कि वीमेन को भी 33% रिजर्वेशन कर दिया गया, कि अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि लागू क्या के लिए किया दिया है कि अगला जो सेंसस होगा उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके बाद होगा, ठीक है। तभी इन्फोर्स में नहीं आया है, और ये 15 साल के लिए प्रोविजन है, ठीक है। और लोकसभा में एससी एसटी के लिए कौन से आर्टिकल में गवर्न होता है, अंडर आर्टिकल 330 और 332, ये याद रखना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है, कोई लीगल एक्ट से नहीं रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि लेकिन उनके साथ क्या है, वो कोई इलेक्शन सिंबल नहीं उनको अलॉट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से उसको उसका सिंबल हो जाता है, उसी का पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल उसका सिंबल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है, तो वो उसको उस साल जो इलेक्शन कमीशन होता है वहाँ का वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा इलेक्शन होगा, उसका कोई फिक्स नहीं होता, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए। और हमने ये देखा था जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो क्या है, आर्टिकल 102 में हमारे जो एमपी वगैरह के लिए, और 191 में हमारे एमएलए वगैरह के लिए होता है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए जो लेजिस्लेचर है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। लेकिन बहुत सारे पार्लियामेंट में 5 बार देखा ना, पिछले इलेक्शन में 5 बार अमेंडमेंट करके बहुत सारे पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को में एग्जेम्पशन प्राप्त है, तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, और हमें पता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की इस तरह का कोई प्रोविजन आता है, तो इसके लिए कौन होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, रिस्पेक्टिव गवर्नर जो होता है स्टेट एमएलए के, वो डिसाइड करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और उनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग होता है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन करता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हमें पता है कि जिसे अभी बताया ना, ट्रू इलेक्टोरल रोल इज द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, तो इलेक्टोरल रोल जो होता है उसको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ के इलेक्टर्स का, तो समय समय पर उस पर करेक्शन होता रहता है, इसलिए अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो इलेक्शन कमीशन कहीं एक जनरल इलेक्टोरल करता है, तो उसको कहाँ से पावर मिलता है, अंडर आर्टिकल 325 में मिलता है। और हमें पता है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, इलेक्टोरल रोल में किसी के आधार किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पे, इस 4 ही ग्राउंड है। इन 4 ग्राउंड पे उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, कि किसी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इंक्लूड नहीं किया मतलब एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सेक्स को या किसी कास्ट को, है ना? फिर उसके बाद किसी सेक्स को, है ना? पर्टिकुलर से वीमेन को, मतलब उससे वो नहीं किया जा सकता है। तो ये 4 ग्राउंड आपको याद रखना है, ठीक है? इलेक्टोरल रोल में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल न्यूज़ में है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? और हमें पता है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट हो गया, कोई वैकेंसी हो गई, 6 महीने के अंदर
अगर मान लीजिए कोई जनरल इलेक्शन से 6 महीने ज़्यादा है, तो होता है बाई इलेक्शन, नहीं तो नहीं होता है। और बाई इलेक्शन भी होता है कि तो इलेक्शन कमीशन ही कराता है अंडर आरपी एक्ट 1951 में, ठीक है? ये याद रखना है। और जितने भी इलेक्टोरल एक्सपेंसेस है, इलेक्टोरल हमारा करप्ट प्रैक्टिसेस है, वो आरपी एक्ट 1951 द्वारा गवर्न होता है और समय-समय पे इलेक्टोरल एक्सपेंसेस है वो बढ़ाया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का अभी बताइए कि जो भी जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके लिए हमारा इलेक्टोरल एक्सपेंसेस लिमिट कितना है? मतलब एक एक कैंडिडेट के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट कितना है? ये हमें बताइए और एमपी के लिए कितना है और एमएलए के लिए कितना है? ये हमें आंसर बताइए इसका कि एमपी और एमएलए के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट कितना है अभी इलेक्शन में, ठीक है? आगे देखते हैं। हमें पता है कि जो राइट टू वोट है और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इस दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326 में है। तो ये याद रखना है आपको कि वोटिंग राइट और हमारा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन नीचे स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है? ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है? तो ये सारे प्रोविज़न आपको याद रखना है, ठीक है? और भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया ना, जैसे बताया कि जितने भी जैसे हमें इलेक्शन का जिस साल इलेक्शन हुआ ना, बहुत सारे उसमें फैक्ट आते हैं, वो पता होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब इन्फोर्स में आता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी इश्यू चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए और समय-समय पे इस पे आर्टिकल भी आते हैं और देखेंगे कि जैसे एडीआर आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एडीआर जो होते हैं एडीआर है ना, उसका भी उसके फाउंडिंग मेंबर जो है अभी रिसेंटली उनका डेथ किए हैं, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है। और एक होता है इलेक्शन वॉच है और समय-समय पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आता रहता है। नोटा वगैरह का जो प्रोविज़न है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कब जैसे कि नोटा वगैरह भी पता है कि नोटा जो अभी होता है कि ये क्या है कि ये हमारा ये कोई कंक्लूसिव नहीं होता है। अगर विनिंग कैंडिडेट से भी ज़्यादा नोटा है तो भी वहाँ पे इलेक्शन दोबारा नहीं होता, लेकिन ये सब भी बात हो रही है, ठीक है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो इलेक्शन का कंडक्ट इंडिया में कैसे होता है, कौन-कौन सी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है और इलेक्शन से रिलेटेड इश्यू क्या चल रहे हैं, ठीक है? और हमारा किस तरह से क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ता जा रहा है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, एससी-एसटी में कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं उभर उभर के आ रहा है, ठीक है? और हमारा जो रिज़र्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, हमें पता है ना इनिशियली हमारा 10 ईयर के था, उसके बाद उसको बढ़ा-बढ़ा के 10-10 साल बढ़ाया गया है। लेकिन हमें ये पता है कि आर्टिकल वो जो हमारा राज्यसभा वगैरह में हमारे पास वो नहीं होता है, राज्यसभा के लिए कोई रिज़र्वेशन नहीं होता है, ठीक है? ये सिर्फ़ लोअर हाउस में होता है, लोकसभा के लिए होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, ठीक है? तो ये सब मोटा-मोटा अभी जो रिसेंट का 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और जो लिमिटेशन कमीशन का इश्यू चल रहा है, ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर आपको अपना फ्यूचर अपने प्रिपरेशन को फ्यूचर रेडी बनाना है, ठीक है? जो मैंने दे दिया है पिछले 30 साल के इनसाइट और इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या है और जितने भी इंस्टीट्यूशन स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे जितने भी डिलिमिटेशन कमीशन इस पे जितने भी क्वेश्चन है आपको पता हो मतलब की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और हमेशा क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जो आरपी एक्ट है और एक्चुअल में जो प्रैक्टिस चल रहा है इस पे इंटरलिंक करके क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है? इन सब फ्यूचर एरिया को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को आप फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं, ठीक है? फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको कवर करेंगे। उसको भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर करेंगे। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं जिसमें यूपीएससी के सिलेबस को हम स्पेशली पॉलिटी को हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई कमेंट है तो उसको कमेंट सेक्शन में करिए और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो उसको बेहिचक उसको दीजिए जिससे हम इस लेक्चर को और इम्प्रूव कर सकें। ये टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए जिसमें फ्यूचर के जो पीपीटी वगैरह है उसको हम शेयर कर देंगे आपको। फ्यूचर के लेक्चर प्लान भी वहाँ पे हम शेयर कर दिया बट अल्टीमेटली कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।